नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम बिचौलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे थे और हमने लास्ट क्लास में बिचौलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो हमने खत्म कर लिया था। तो मैं अगर आपको बताऊं कि हमने बिचौलिया में क्या क्या पढ़ा, मतलब कि आपको मैं वापस थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ जिससे कि आपको आसानी से आगे समझ में आ जाए। मतलब कि आपको आता सब कुछ है परंतु रिवीजन करना भी जरूरी है कि हमें कितना याद है। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? अपने खानवा के का युद्ध, उससे फिर राणा सांगा से जो बिचौलिया था, आपने अपने जो उस समय का शासक था उनके पास आ गया, अशोक परमार के पास। अशोक परमार के पास आ गया, फिर मराठों के पास, मराठों से केशव दास के पास आ गए और मतलब कि ये जागीरदार थे, जागीरदारों के पास आ गए। मतलब कि जागीरदारों को राव कहते थे। यहाँ तक हमने बता दिया और कैसे आया आपको मैंने इतिहास बता दिया। और फिर हमने बिचौलिया का इतिहास क्या था हमने पढ़ लिया। बिचौलिया आंदोलन क्यों हुआ हमने वो भी बता दिया। फिर हमने कहा कि बिचौलिया को 3 चरण में बांटा। पहला आपके 1897 से लेकर लगभग 1915 तक, फिर 1916 से लगभग 27 तक, फिर 27 से आपके लगभग 1941 तक मैंने 3 चरणों में इसे बांटा था। ठीक है। और हमने प्रथम चरण की शुरुआत की थी कि गंगाराम नाम का एक व्यक्ति था, उसने आत्महत्या कर ली और यहीं से बिचौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। और मैंने आपको कहा था कि जब 1854 में राव गोविंददास जी की मृत्यु हो गई तो फिर नया राव कृष्ण सिंह बना और लगभग 3 साल तक अत्याचारों की वजह से किसानों में असंतोष था। फिर राव ने 1903 में अपने चौरी कर लगा दिया। फिर राव ने क्या किया, अपने 1906 में राव की मृत्यु हो गई। फिर नया राव बना अपने पृथ्वी सिंह। फिर पृथ्वी सिंह की मृत्यु लगभग 1914 में हो गई और यहाँ से जो पृथ्वी सिंह का पुत्र था केसरी सिंह, वो नाबालिग था, मतलब कि अल्प आयु में था। तो जो बिचौलिया का क्षेत्र था मेवाड़ सरकार ने अपने अधीन ले लिया। और मैंने कहा था कि यहाँ से आपके बिचौलिया का प्रथम चरण समाप्त होता है और यहीं से बिचौलिया का द्वितीय चरण की शुरुआत होती है और यहाँ से आपके जो विजयी प्रतीक जुड़ते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा लिया। तो मैंने बताया था कि मेवाड़ सरकार ने बिचौलिया को अपने अधीन लिया। तो अपने अधीन तो ले लिया, फिर 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की थी मेवाड़ सरकार ने। अमर सिंह राणावत, इसे बिचौलिया का प्रशासक बनाया था। और एक व्यक्ति थे डूंगर सिंह भाटी, ये नया था। बिचौलिया का क्षेत्र किसके अधीन हो गया? मेवाड़ सरकार ने अपने अधीन ले लिया और इन दोनों व्यक्तियों को प्रशासक के रूप में, नायब के रूप में नियुक्ति की कि भाई बिचौलिया में कौन सी व्यवस्था बनानी है, किस प्रकार संचालन करना है या किस प्रकार प्रशासन रखना, इन 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की और ये अपनी रिपोर्ट मेवाड़ सरकार को देते थे। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि जब बिचौलिया किसान आंदोलन हुआ तो 1915-16 में अपने मेवाड़ सरकार ने किन व्यक्तियों की नियुक्ति की? तो अमर सिंह राणावत जो प्रशासक था और डूंगर सिंह भाटी नायब था। और यहीं से लगभग 1900, मैंने आपको कहा था कि 15 तक प्रथम चरण खत्म हो जाता, द्वितीय चरण की शुरुआत होती है। तो हम एक स्थिति तो देखेंगे कि बिचौलिया में क्या चल रहा है और दूसरी स्थिति विजयी प्रतीक कैसे जुड़े, मतलब कि 2 स्थिति को साथ में लेके चलेंगे जिससे कि आपको सही घटना
पता चल सके, क्योंकि इतिहास का मतलब ये होता है कि हर घटनाओं को जोड़ के पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और हर घटना को क्रमबद्धता से मतलब कि सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए। हर एक घटना को जोड़ने से हमें सही डाटा मिल सके और सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमें दो चीज देखनी है। तो बिचौलिया में आए, हमने ध्यान रखना अमर सिंह राणावत को प्रशासक नियुक्त किया था। तो हम आज जो बिचौलिया का द्वितीय चरण शुरू करने वाले हैं। तो आपके टाइम नहीं आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना प्रश्न बनेगा तो सीधा ऐसे प्रश्न बनेगा कि बिचौलिया किसान आंदोलन के कितने चरण है, 3 चरण है। समय नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जाएगा तो ऐसा प्रश्न बनेगा कि बिचौलिया किसान आंदोलन कितने वर्ष चला, लगभग 44 वर्ष चला। तो एक तो मेवाड़ की स्थिति देखनी है, और अपने विदेशी प्रतीक कैसे जुड़े उसकी स्थिति देखनी। तो मेवाड़ में लगभग 1914 में राव जी की, अपने पति जी की मृत्यु हो गई, और मेवाड़ सरकार ने बिचौलिया को अपने अधीन ले लिया। और उस समय लगभग 1915-16 में क्या था कि विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। उस समय मेवाड़ सरकार अपने जो अंग्रेजों के अधीन थी, तो उस समय मेवाड़ सरकार प्रथम विश्व युद्ध का चंदा वसूल कर रहे थे। मतलब कि प्रति किसान हल जो जोतता है उसके हिसाब से 10 रुपए चंदा वसूल कर रही थी, और लोगों ने इसका विरोध भी किया। मतलब कि मन्नालाल पटेल नाम का व्यक्ति था, तो इसने चंदा नहीं देने का ऐलान किया था, और बेकार पता नहीं देने का भी ऐलान किया था, और लगभग किसानों के साथ प्रदर्शन भी कर रहे थे। तो सरकार ने क्या किया कि मन्नालाल पटेल को जेल में डलवा दिया। तो जो किसान सारे एकत्रित हुए और मन्नालाल पटेल को जिस जेल में डाला, उस जेल के बाहर आके प्रदर्शन करने लगे। तो वहां के जो अधिकारी थे वो डर गए और मन्नालाल पटेल को छोड़ दिया। तो उस समय का अगर बात करूं तो अपने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंदा लेने का काम चल रहा था, और किसान इसका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि हम चंदा नहीं देंगे। और बात करें कि यहाँ से लगभग 1916 से 1937 जो द्वितीय चरण है, यहाँ से अपने जो विदेशी प्रतीक जुड़े। तो लगभग आपको पता है 1857 की क्रांति विद्रोह हुआ था, और इसके 50 साल बाद जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे एक बड़ा सा विद्रोह करने वाले थे। राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा सा विद्रोह कर अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना चला रहे थे। और उसी योजना में अपने जो अजमेर से ब्यावर जो एक ट्रेन चलती है, और उस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था कि जो अजमेर से ब्यावर जो ट्रेन जाती है, उस ट्रेन के जो पटरियां होती है उसे उखाड़ देंगे और ट्रेन को रोक देंगे और ट्रेन को लूट लेंगे। तो ये जो जिम्मेदारी थी 2 व्यक्तियों को दी गई। एक तो अपने भूप सिंह गुर्जर जो यूपी बुलंदशहर का था, और एक गोपाल सिंह खेरवा, 2 व्यक्तियों को दी थी। भूप सिंह गुर्जर गोपाल सिंह खेरवा, इन दोनों व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी कि आपको अजमेर से ब्यावर जाने वाली ट्रेन को रोकना है, उसमें लूटपाट करनी है। तो इन्होंने जो प्लान बनाया, किसी व्यक्ति ने अंग्रेजों को सूचना दे दी कि ये व्यक्ति अपने ट्रेन को लूटने वाले। तो अंग्रेजों ने इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया और टोडगढ़ दुर्ग अजमेर में बंदी बना लिया। ठीक है, तो अजमेर में टोडगढ़ दुर्ग में अंग्रेजों ने इन 2 व्यक्तियों को बंदी बना लिया। पर इन्होंने क्या किया, यहाँ से भाग गए। गोपाल सिंह खेरवा और भूप सिंह गुर्जर यहाँ से भाग गए, और अंग्रेजों ने क्या किया कि भूप सिंह गुर्जर को तो पकड़ लिया, और भूप सिंह गुर्जर तो भाग गए, परंतु गोपाल सिंह खेरवा को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और फांसी की सजा दे दी। और आपके भूप सिंह गुर्जर तो भागे, भूप सिंह गुर्जर भाग के आपके
चित्तौड़गढ़ में आ गए। चित्तौड़गढ़ में एक गांव में आ गए और यहाँ पे अपने वेशभूषा में परिवर्तन करते हैं, मतलब कि दाढ़ी मूछें बढ़ा ली, अपना नाम चेंज करके विजय सिंह प्रतीक कर दिया। तो विजय सिंह प्रतीक का पहले क्या नाम था? भूपसिंह नाम था। और कहाँ के थे? बुलंदशहर अपने यूपी के थे। और राजस्थान में या भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता? अपने विजय सिंह प्रतीक को। तो एग्जाम में प्रश्न आता कि भूपसिंह गुज्जर किसका नाम था? तो ध्यान रखना विजय सिंह प्रतीक का नाम था। तो चित्तौड़गढ़ के जो ओचली गांव था, ओचली गांव ध्यान रखना, यहाँ पे आगे अपनी वेशभूषा में परिवर्तन कर दिया, दाढ़ी मूछें बढ़ा दी और यहाँ पे शिक्षक का काम करने लगे और विद्या प्रचारणी सभा से जुटे। तो कौन विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? हरिभाई किक्कर द्वारा संचालित विद्या प्रचारणी सभा से जुड़ गए। मतलब कि सभा में क्या था कि एक अखाड़ा था, पुस्तकालय था, मतलब कि बच्चों को जो एजुकेशन मतलब शिक्षा दीक्षा दी जाती और भूपसिंह गुज्जर या विजय सिंह प्रतीक इस सभा से जुड़ गए और शिक्षक का काम करने लगे। और इसी विद्या प्रचारणी सभा की एक ब्रांच अपने साधु सीताराम दास ने अपने बिजोलिया में स्थापित। तो ये तो चित्तौड़गढ़ में ये चीज चल रही थी और इसी विद्या प्रचारणी सभा की एक ब्रांच साधु सीताराम दास ने अपने बिजोलिया में स्थापित की। तो कैसे आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक संपर्क हुआ, ठीक है, स्थापित की थी। और जब विद्या प्रचारणी सभा का वार्षिक अधिवेशन था तो साधु सीताराम दास भी इस वार्षिक अधिवेशन में आए थे। तो वार्षिक अधिवेशन में साधु सीताराम दास आए। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में अधिवेशन चल रहा था और यहाँ पे जब आए साधु सीताराम दास तो इन्होंने विजय सिंह प्रतीक को भाषण देते हुए देखा कि विजय सिंह प्रतीक कह रहे थे कि हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, हमें अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, हमें अपने ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ऐसा भाषण दे रहे थे। तो साधु सीताराम दास काफी हद तक प्रभावित हुए और सीधा ही जाके अपने विजय सिंह प्रतीक से मिले और कहा कि भाई हम बिजोलिया के हैं, वहाँ पे हमारे ऊपर जागीरदारों का अत्याचार व शोषण हो रहा है, जागीरदार हमें परेशान कर रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा है, हमें चंदा देने की भी मांग कर रही है, हमारे बेकार पता आपको बताया ना मैंने, बिना वेतन के काम, तो बेकार भी ली जाती है। तो ये बात हमने विजय सिंह प्रतीक को बताई। तो विजय सिंह प्रतीक ने कहा कि भाई ठीक है भाई, मैं आपके साथ बिजोलिया चलूंगा और आपके किसान भाइयों की मदद करूंगा। और यहाँ अपने विजय सिंह प्रतीक अपने बिजोलिया आ गए। तो मैंने आपको मेवाड़ की स्थिति बता दी, विजय सिंह प्रतीक की स्थिति बता दी, कैसे साधु सीताराम दास और विजय सिंह प्रतीक का मिलन हुआ और कैसे विजय सिंह प्रतीक अपने बिजोलिया आए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो आगे बढ़ते हैं। और आपके एग्जाम में प्रश्न आ भी जाए कि विजय सिंह प्रतीक बिजोलिया आंदोलन में कब जुड़े, तो ध्यान रखना 1916 में अपने विजय सिंह प्रतीक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े और इससे प्रभावित होकर माणिक्यलाल वर्मा भी उस समय नौकरी कर रहे थे, नौकरी छोड़ दी और बिजोलिया किसान आंदोलन में जुट गए। और इन्होंने एक पंचीदा गीत भी लिखा। कौन सा गीत लिखा वो मैं अपने अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो विजय सिंह प्रतीक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए और यहाँ पे उपरमार पंच बोर्ड की स्थापना की। पंच बोर्ड की स्थापना की कब की? आपके 1917 में। उपरमार पंच बोर्ड कहाँ पे? बिजोलिया भीलवाड़ा में। किसने संस्थापक कौन थे? अपने विजय सिंह प्रतीक कह दो प्रतीक।
ठीक है। और अध्यक्ष किसको बनाया? एक बिजोलिया विजयसिंह प्रतीक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी और अध्यक्ष या सरपंच के द्वारा तो मन्नाराम पटेल को बनाया। तो एग्जाम में प्रश्न क्या आता है कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजयसिंह प्रतीक ने की। कब की? 1917 में की थी। बिजोलिया किसान आंदोलन से विजयसिंह प्रतीक कब जुड़े? 1916 में जुड़े। अध्यक्ष कौन थे? मन्नाराम पटेल। अगर आप आरएस मेंस की तैयारी करते हो तो आपके प्रश्न बन सकता है कि उपरमाल पंच बोर्ड के उद्देश्य क्या थे, क्या काम करता था वो? तो ध्यान रखना, उद्देश्य किसानों को एकजुट करने का, किसानों को एकजुट करने का, किसानों को अपने जो हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने का, उन्हें प्रेरणा देता, बेकार पता या बेकार नहीं लेने का या इसका विरोध करने का, किसी भी प्रकार का कर नहीं देने का, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंदा नहीं देने का, और इसी के किसान पंचायत की स्थापना की और इसमें किसान पंचायत फंड भी बनाया था। मतलब कि इसका उद्देश्य ये था कि लोगों को जागृत करना, लोगों को अपने खिलाफ हो रहे आंदोलनों में आवाज उठाना, उन्हें किसी भी प्रकार का चंदा नहीं देना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बेगार प्रथा का साथ नहीं देना, बेगार ली जाती थी, उसका कठिन विरोध करना। तो मतलब कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में अपने विजयसिंह प्रतीक ने की थी। अध्यक्ष कौन थे? मन्नाराम पटेल थे। तो हमने आज ये आप सब देख लिया। तो हमने क्या देखा कि मेवाड़ की क्या स्थिति थी, विजयसिंह प्रतीक कैसे जुड़े और उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।